आइए आज हम डीएलएड सेकंड ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर गणित शिक्षण की दक्षता एवं शिक्षा शास्त्र प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी डीएलएड की परीक्षाओं के साथ साथ आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे एचटेट है, सीटेट है, सुपरटेट है, या फिर अन्य कोई एसएससी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो अर्थमेटिक का पार्ट होता है, उस अर्थमेटिक के पार्ट को एक ये कह सकते हैं कि ये बेस है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं संख्याओं के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स, यानी नंबर सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। संख्या पद्धति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग न होने वाली, 2 से भाग न होने वाली संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी ये 2 से भाग नहीं होगी। किसी अन्य संख्या से भाग हो सकती हैं लेकिन 2 से भाग नहीं होगी। इसको यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास 5 वस्तुएं हैं और 5 वस्तुओं को हमने एक एक करके एक इधर रखें, एक इधर रखें, एक इधर रखें, तो क्या होगा कि बीच में एक या तो वहाँ पर छूट जाएगी, या फिर यदि दोनों साइड रख देंगे तो एक साइड में 3 हो जाएंगी और एक साइड में 2 हो जाएंगी, अर्थात एक संख्या एक साइड में ज़्यादा हो जाएगी, यानी बराबर विभाजित नहीं होगी। तो इन संख्याओं को यदि हम ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से एक संख्या बचेगी, या एक वस्तु, जैसे 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुओं को जब हम डिवाइड करेंगे तो इधर रखेंगे 4 आ जाएंगी, इधर रखेंगे 4 आ जाएंगी और एक बच जाएगी, तभी तो ये 9 होंगी। तो विषम संख्याओं का सही 2 से विभाजन नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या हैं? जो 2 से भाग हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग होने वाली संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। या हम इसको और नए तरीके से कहना चाहें तो यदि कोई संख्या जिसको हम 2 से भाग करें और शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उसको सम संख्या कैसे कहेंगे? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। मान लीजिए 8 को हम 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 चौके 8 होगा, यानी शेषफल क्या आ गया? 0। तो जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए और 2 से भाग कर रहे हो तो उन संख्या को ही हम क्या कहेंगे? सम संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही अब अगला जो हमारा टर्म है वह है रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से भाग न होती हूँ। ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न होती हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात कोई भी संख्या, अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, एक को हम इसमें नहीं लेंगे। तो वैसे परिभाषा में यही आता है कि एक से बड़ी ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। यानी यह किसी भी संख्याओं से भाग नहीं हो सकती। जैसे इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, 1 को नहीं लेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगी क्योंकि ये भाग हो रही है, 11 है, 13 है और 17 है। तो देखो यहाँ पर क्या है? 2 की विशेषता क्या है कि यह है एक ऐसी डिजिट है जो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम भी है। अन्यथा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो, इवन भी हो और
अभाज्य भी हो, सिर्फ 2 है। अब यहाँ पर एक और बात हम भूल गए, इसमें जो सम संख्या है 0, अब हम 0 को सम कहें या विषम कहें, तो 0 अकेला डिजिट है। यदि हम ये पूछा जाए कि 0 डिजिट सम है या विषम है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सम है। लेकिन ये किसी के साथ होती है तो फिर ये सम नहीं होती है। अगला जो टर्म है वो है हमारा यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं अर्थात ऐसी संख्याएं, ऐसी एक से अधिक संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त भी किसी संख्या से भाग होती हूँ, यानी वो स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से भाग हो जाती हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक या सम संख्याएं कहेंगे। जैसे अब इसमें 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20 है। ये संख्याएं क्या हैं, जैसे ये 2 है, 2 से भाग हो रही है, 4 है 2 से और 4 से भी हो रही है, 6 है 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है और 6 से भी हो रही है। यानी इनके एक से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी इनके 2 से अधिक, 1 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 2 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 6 के हम गुणनखंड ले सकते हैं, तो 6 के क्या होंगे, 1 गुणा में 2 गुणा में 3, ये हो गए। ऐसे ही 8 के, यानी इनके 1 से अधिक गुणनखंड होंगे। जबकि जो इससे पहले हमने देखा था अभाज्य संख्या, उसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, एक होगा और स्वयं होगा, एक तो सभी का होता है। अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का तात्पर्य यह है कि ऐसी 2 संख्याएं जो अलग अलग तो विभाजित हो सकती है लेकिन स्वयं विभाजित नहीं होगी। जैसे 3 और 5 है, सहभाज्य हैं। 5 और 7 है, सहभाज्य हैं। 7 और 9 सहभाज्य हैं, जबकि 9 क्या है, भाग हो सकती है 3 से, लेकिन ये आपस में भाग नहीं हो सकती, इसलिए इनको क्या कहेंगे, हम सहभाज्य संख्याएं कहेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और उनका अंत कहीं नहीं होता। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एंड सो अनंत तक। यानी इसकी सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वह 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर संख्या का एक नई संख्या उनमें जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, यानी उसका सक्सेसर होगा, उसकी परवर्ती संख्या होगी। प्राकृत संख्याएं यहाँ पर 1 से शुरू कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एंड सो ऑन। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या लेंगे तो 1 होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लेंगे उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब है युग्म अभाज्य संख्याएं, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। तो यदि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो, जैसे 5 और 7 है, 7 और 9 है, 11 और 13 है, यानी इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो इसको हम ट्विन अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। अगला पॉइंट है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो परिमेय का मतलब है परिमित, यानी जिसको हम जानते हैं। तो यदि सरल भाषा में कहें तो जिन संख्याओं के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कह सकते हो उन्हीं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे 1 है तो 1 को सभी जानते हैं, हम कह सकते हैं ये 1 है और कुछ भी नहीं है, तो परिमेय संख्याएं। तो इसकी तो जो जनरल बात है ये होगी। और वैसे हम यदि इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करें तो परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हूँ, जहाँ P एंड Q क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक या इंटीजर हैं, लेकिन Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1/0 लिखोगे तो ये क्या आता है, इनफाइनिट आता है, यानी ये अपरिभाषित है। अब यहाँ पर आती है कि 0 जो है 0 वह परिमेय है कि नहीं।
परिमेय संख्या है कि नहीं। तो अभी हमने जो परिभाषा दी थी कि जिसको हम जानते हो, तो जीरो को तो हम जानते हैं, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो 0/1 बराबर क्या हुआ, 0 होगा, या 0/4 बराबर भी क्या हुआ, 0। यानी 0 को हम किसी से भाग करें तो 0 ही आएगा। तो ये जो 0 है वह क्या है, हमेशा आप बताओगे परिमेय संख्या में आती है, अपरिमेय संख्या में नहीं आती है। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर जनरली बात क्या है कि जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल है, यानी जिसको हम कुछ न कह सकते, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। जैसे √2 है, √3 है, √5 है। अब रूट के अंदर 4 हो तो ये तो 2 आ जाएगा आंसर। तो यदि हम इसको ऐसे कहें कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूपांतरण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शांत हो, शांत होगा, यानी हमने ये लिख दिया 1.2 है। तो परिमेय ये कि वो हम इसको जानते हैं 1.2 ही है। 1.3 है, ये भी जानते हैं। 1.2222, तो इसको भी हम जानते हैं, यानी 1.2 बार लगा सकते हैं। या ऐसी संख्या जिसका दशमलव रूपांतरण किया जाए, अशांत हो, और अशांत होने के साथ साथ परवर्ती यानी अनुवर्ती हो, या उसकी पुनरावृत्ति होती हो जिस पर बार लगाया जा सकता हो, उसको भी हम परिमेय संख्या ही कहेंगे। लेकिन जब किसी संख्या का दशमलव रूपांतरण 1 2 3 7 या 4 3 2 1 5 6 इस तरीके से कुछ भी आता रहे, हमें कुछ पता नहीं चले कि आगे जाके क्या आ सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इसके बाद फिर लास्ट में आता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब हमने यहाँ तक की जितनी संख्याएं पढ़ी हैं उन सभी का सेट, या इसमें वह सभी संख्याएं आ जाएंगी, चाहे यानी इससे ऊपर जो हमने सारी संख्याएं पढ़ी थी वो क्या कहलाएंगी, रियल नंबर्स कहलाएंगी। और कुछ इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो आप +1 +2 में आपने पढ़े होंगे, जिसमें एक पार्ट इमेजिनरी होता है जिसको आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम a + आइटा v कहते हैं। यहाँ पर आइटा क्या है, आइटा की वैल्यू √-1 होती है, यानी अब √-1 है, उसको हम वास्तव में उसका वर्गमूल नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और रूट के अंदर संख्या है माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। अर्थात माइनस रूट का कोई भी रियल जो रूट है वह नहीं आ सकता, इसलिए इसको इमेज आइटा के नाम से, इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो आज हमने संख्या पद्धति के बारे में जाना। कल यानी अगले वीडियो में हम आपको बोधमास जो फॉर्मूला है जिसमें हम बड़ी बड़ी गणनाओं को करते हैं, जिसमें एक साथ ब्रैकेट्स भी हों, प्लस माइनस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशंस के साइन हों, उनको हल करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। यदि आपने हमारे द्वारा समझाई गई इन सभी बातों को समझ लिया, वीडियो को पसंद किया, तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।